आज सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लग गई हैं और इसकी वजह यह भी है कि आईएमडी की ओर से यानी कि मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा कर्नाटक, इन तमाम इलाकों में हीट वेव यानी कि लू चलने की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोग सुबह सुबह पहुंचकर वोट डालने की लिए कतारों में लग चुके हैं। ये बंगाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में जो लोग सुबह से ही पहुंचे हैं। इसी तरह से अलग अलग राज्यों की तस्वीर आप देख रहे हैं, भागलपुर बिहार और साथ ही बालूरघाट पश्चिम बंगाल, दोनों ही जगहों पर आप देखिए महिलाएं बड़ी तादाद में पहुंची हैं वोटिंग करने के लिए। और एक सही आप कह सकते हैं कि इनका चुनाव है कि सुबह सुबह आप जाइए, वोट कीजिए, उसके बाद बाकी काम कीजिए, यानी कि पहले वोट, उसके बाद नाश्ता होना चाहिए। वैसे जिस तरह से जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, वैसे में तो सुबह सुबह निकलकर वोट करना सबसे अच्छी बात है। और इन सभी लोगों में आप देखिए कि हर उम्र के लोग आपको नजर आएंगे, बुजुर्ग इसमें हैं, महिलाएं इसमें हैं और युवाओं के अंदर भी उम्मीद हम कर रहे हैं कि जो दूसरा चरण का मतदान हो रहा है उसमें खासा जोश देखने को मिले। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी मौजूद हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि आज जो बालूरघाट में मुकाबला है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे साथ बालूरघाट से ओमकार जुड़े हैं। ओमकार, एक बात बताइए कि इस इलाके में जहां पर कि बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी रहते हैं जो बांग्लादेश से आए थे, या फिर कह सकते हैं ईस्ट पाकिस्तान से आए थे, ऐसे में इस इलाके में जहां बीजेपी लगातार सीए का जिक्र कर रही है लोगों को नागरिकता दिलाने के लिए, दीदी यहां पर आके अपने हर एक, उन्होंने सभा में कहा है कि अगर आप सीए से जुड़ते हैं तो आपकी नागरिकता चली जाएगी, आप विदेशी हो जाएंगे। किसका नैरेटिव ज्यादा काम कर रहा है जमीन पर, क्योंकि उसी के आधार पर वोट होने जा रहा है? देखिए, इसका इतिहास देखे, यानी कि बालूरघाट का इतिहास देखे तो 1977 से 2009 साल तक यहाँ पर आरएसपी का जो प्रतिनिधित्व किया गया था। उसके बाद से 2014 साल में जो अर्पिता घोष है, जो तृणमूल कांग्रेस से, वो इस सीट से सांसद बनी थी। इसके बाद 2014 के बाद 2019 साल में यहाँ का भाजपा के अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है सुकांत मजुमदार, उन्होंने अपना झंडा फैला दिया, यानी कि भगवा झंडा फैला के यहाँ से 33,000 से भी ज्यादा वोटों से यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की थी। इसके बाद इस बार चुनाव में जो बात आ रही है, जो बात आप कह रहे थे कि सीए के लेकर कि सीए के ऊपर कितना वोटिंग जा रही है, यानी कि यहाँ से ईस्ट पाकिस्तान से बहुत आदमी यहाँ पर आए हुए थे 1977, 1971 इस सालों में। तो ये सीए कैसे काम करेगी, मतदाताओं पे क्या असर पड़ेगी, इसका जवाब तो सीधा अच्छा ओमकार, वहां पर पोलराइजेशन क्या हुआ है? लेकिन फिलहाल जो खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के जो दूसरे बयान आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह से जो कांग्रेस है सर्वे कराने की बात कर रही है, जो आपका रिसोर्स है वो उनको दिया जाएगा जिनके ज्यादा बच्चे हैं। प्रधानमंत्री से पहले यानी प्रधानमंत्री मोदी से पहले मनमोहन सिंह जब थे 2006 के, उनका एक बयान भी लगातार दिखाया जा रहा है किस तरह से उन्होंने कहा था कि जो देश के संसाधन है उस पर पहले जो माइनॉरिटीज है उसमें मुस्लिम्स का पहला अधिकार है। ये तमाम चीजें क्या काम कर रही है? पोलराइजेशन हो रहा है वहां पर? देखिए, यहाँ पर मुस्लिम वोटरों की बात की जाए तो करीब 25% मुस्लिम वोटर्स भी यहाँ पर शामिल है। और यहाँ पर जो बताना चाहूंगा कि पोलराइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये तो ईवीएम बॉक्स में गिरेगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो मतदाता है उनका जो मानना है कि यहाँ पर जो चुनाव है, इस चुनाव में अच्छा ओमकार, आपके पीछे कुछ लोग मौजूद है, उनसे थोड़ा बात कर लें, आप उनसे थोड़ा उनकी राय ले लें। जी अमित, जरूर। यहाँ पर वोटिंग डालने के लिए कुछ महिलाएं उपस्थित हो गई है। सुबह सुबह वोट डालने के लिए, गर्मी के लिए वोट डालने आप लोग आए? হ্যাঁ, গরমের জন্য, প্রচন্ড গরম, এর জন্য আমরা সকাল সকাল ভোট দিতে এসেছি। সকালবেলা ভোট? হ্যাঁ, গরম, প্রচন্ড গরম, ওই জন্য সকাল সকাল ভোট দেওয়ার জন্য এসেছি। কি মনে হয় কি কাজ করতে পারবে, কি মনে হচ্ছে? কি বলবো, আমাদের हिंदी में हम बोलेंगे, सुकांत मजुमदार छाड़ा और कौन होगा। तो यहाँ पर काफी सारे वोटर्स अभी उपस्थित हुए, यहाँ पर भी है काफी महिलाएं। क्या कहना चाहेंगे आप? ভোট দিতে এসেছি, ভোট দিয়ে। सुबह क्या गर्मी के कारण? হ্যাঁ, গরম, প্রচন্ড গরম, এই জন্য সকাল সকাল ভোট দিয়ে চলে যাব আমরা। चलिए ओंकार, यहाँ पर लोगों से एक बात तो साफ क्लियर बात है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी है और सही बात है कि सुबह सुबह पहुंचकर पहले आप वोट डालते थे, कम से कम गर्मी से तो बच जाएंगे। अच्छा, महाराष्ट्र का अब क्या हाल है उसके लिए सीधा हम चलते हैं राजेश के पास। राजेश, आप जहां पर है वहां पर भगवान हनुमान, बजरंगबली को लेकर काफी वहां पर आपको पता है कि हनुमान चालीसा को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान भी चला। नवनीत राणा और उनके पति को जेल तक जाना पड़ा, हिरासत में रहना पड़ा।
इस वक्त क्या माहौल है वहां पर? क्या वही नैरेटिव काम कर रहा है? क्या पोलराइजेशन काम कर रहा है, या फिर यहां पर राहुल गांधी का जो नया न्याय पत्र आया है वो काम कर रहा है? देखिए, फिलहाल अमरावती में जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पे नवनीत राणा खड़ी हैं। पिछली बार जब यहाँ से जीती थी वो अमित, तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी और कांग्रेस ने और एनसीपी ने उन्हें सपोर्ट किया था। इस बार वो बीजेपी के टिकट पर हैं और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनके सामने खड़े हैं। साथ ही यहाँ पर एक दिलचस्प चीज़ और है कि यहाँ पे प्रहार जनशक्ति जो महायुति का पार्टनर है सरकार में, महाराष्ट्र सरकार में, उसने भी अपना कैंडिडेट दिया है। तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन नवनीत राणा जिस तरीके से उनकी इमेज रही है पिछले 1.5 से 2 सालों में, जिस तरीके से वो प्रखर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उभरी हैं, हिंदुत्ववादी बातें करते रही, तो उन्हें एज जरूर है, लेकिन लड़ाई यहाँ पर आसान नहीं है। वहीं अगर हम बात करें मोदी की गारंटी की या फिर राहुल गांधी की जो न्याय पत्र है उसकी बात करें, तो लोगों में चर्चा है इस बात को, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो इस चुनाव में यहां पर ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं। जहां तक मैं घूमा अमरावती में और लोगों से बात की, तो स्थानीय मुद्दे जो हैं वो ज्यादा यहां पर हावी नजर आते हैं अमित। लेकिन साथ ही जिस तरह से वहां पर शिवसेना में 2 फाड़ हो गई, एनसीपी में 2 फाड़ हो गई, क्या उसका इस बार इन सीटों पर कुछ असर दिख रहा है? देखिए, ये सीट शिवसेना की हुआ करती थी। यहाँ से जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में अलायंस था तो यहाँ से शिवसेना लड़ा करती थी और लगातार जीता भी करती थी। ये पहली बार है, स्थापना से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारा है। यानी कि जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी उससे लेकर आज तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि कमल के चुनाव चिन्ह पर कोई भी उम्मीदवार नहीं उतरा। पहली बार नवनीत राणा जो है वो इस चुनाव क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, तो उनके सामने चैलेंज जो है वो बड़ा है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने इस सीट पर अपना दावा जो है वो छोड़ दिया, कांग्रेस को ये सीट दे दी और तीनों पार्टियों ने, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे ने मिलकर चुनाव लड़ा है। यही वजह है कि यहां पर कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है राजेश, तो एक बार हम चलते हैं, हमारे साथ दूसरे सहयोगी नांदेड़ से जुड़े हैं दिनेश मौर्य। दिनेश, एक बात बताइए कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र में बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शिवसेना और साथ ही साथ एनसीपी में 2 फाड़ हो चुकी है। आप जहां पर मौजूद हैं, आप जानते हैं वहां के जो सबसे चर्चित चेहरे वो इस वक्त बीजेपी में है। क्या जमीन पर इसका फायदा होता नजर आ रहा है बीजेपी को, या नुकसान होता नजर आ रहा है जिनमें 2 फाड़ हुई है, या फिर पोलराइजेशन काम कर रहा है कहीं पर? देखिए, बीजेपी को जो पहले डैमेज हो रहा था, जिस तरह से उन्होंने अशोक चौहान को साथ में लिया और उसके बाद जो छोटे छोटे इलाके पॉकेट्स के जो नेता थे उन सभी को अपने साथ लाकर एक मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश की, ताकि जहां भी वोट लॉस हो सकता तो उन सभी को कैप्चर करने की कोशिश जो है अपने रणनीति के जरिए बीजेपी ने किया और काफी हद तक जमीन पर उसका असर भी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में खासतौर पे जब ठाकरे सेना इतनी कमजोर हो चुकी है, एनसीपी इतनी कमजोर हो चुकी है और ऐसे में जो नाराज तबका था उस नाराज तबके को मनाने के लिए बीजेपी ने सटीक रणनीति के तहत पूरा कैंपेन चलाया और जमीन पर उसका असर दिखाई दे रहा है। ग्रामीण इलाकों में, खासतौर पर मराठवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में जहां पर मराठा मतदाता बड़ी संख्या में। दिनेश, मैं आपको रोक के चीज जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए बीजेपी यहां पर हिंदुत्व का चेहरा है, शिवसेना हिंदुत्व का चेहरा रही है, लेकिन उसमें ही 2 फाड़ हो चुकी है। क्या बीजेपी अब पूरी तरह से हिंदुत्व का एक अकेला सिंगल चेहरा बनके वहां पर सामने आई है, और क्या वहां पर पोलराइजेशन नजर आता है? क्या राम मंदिर का कोई असर है? क्या फिर वहां पर जिस तरह से हनुमान चालीसा को लेकर एक बड़ा अभियान चला महाराष्ट्र में, क्या उसका कुछ असर नजर आ रहा है? देखिए, राम मंदिर बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर को की वजह से जो हिंदू मतदाता है उनको लेकर, मोदी को लेकर उनके मन में एक बड़ी आस्था निर्माण हुई, क्योंकि 500 वर्षों से जो मामला लटका हुआ था प्रधानमंत्री के नेतृत्व की वजह से वो मामला हल हो पाया, मंदिर बन पाया। इस तरह का विश्वास जो है वो मतदाताओं को लगता है। विपक्ष कहती है कि कोर्ट के आदेश के बाद ये मंदिर बन पाया, लेकिन आम जनता को, जो मतदाता है, उन्हें ये लग रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद राम मंदिर का सपना जो देखा जा रहा था वो पूरा नहीं हो पाता था। तो हिंदुत्व एक जरूर मुद्दा है, लेकिन ये हिंदुत्व मुद्दा जो है शहरी इलाकों में काफी ज्यादा डोमिनेट करता है। लेकिन हम जब ग्रामीण इलाकों में आते हैं तो ग्रामीण इलाकों में स्थानीय जो मुद्दे होते हैं वो काफी ज्यादा मायने रखते हैं। और महाराष्ट्र के जो ग्रामीण इलाकों को देखें तो यहाँ पर धार्मिक एकता काफी सदियों से रही है। यहाँ पर अलग अलग वक्त पर जो संत आते गए तो उनकी वजह से यहाँ पर सभी धर्म के जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते, तो धर्म यहाँ पर या धर्म का आधार कभी नहीं दिखाई देता, या डिवीजन जो हम शहरी इलाकों में देखते हैं कि
हिंदुत्व और अन्य मुद्दों पर जो है काफी हावी रहते। शहरी इलाकों में ग्रामीण तबका पूरी तरह से अलग है। यहाँ पर बुनियादी मुद्दे जो है, किसान का बड़ा मुद्दा है, साथ ही में सूखे की समस्या, मराठवाड़ा में सूखा बहुत बड़ा मुद्दा बनकर निकला है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे स्थानीय मुद्दे डोमिनेट करते हैं ग्रामीण इलाकों में, लेकिन शहरी इलाकों में जरूर हिंदुत्व बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर बड़ा मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि ठाकरे सेना अब अलग हो चुकी है और कांग्रेस के साथ जाने की वजह से उनकी जो इमेज है, जो पहले प्रखर हिंदुत्व का जो बात करते तो जनता मतदाता जो उन्हें लगता है कि हिंदुत्व के नाम पर वो मतदान किया करते थे ठाकरे सेना को, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, तो आगे और भी जब फेजेस होंगे उसमें और ज्यादा क्लियर होकर सामने आएगा दिनेश की आखिरकार जो मतदाता है किस लाइन पर वोट कर रहे हैं और किसका नैरेटिव कितना लोगों के पास पहुंच रहा है।